पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है। हमने बात की थी कहाँ पर होती है, 1 मिनट में आपको बना के बता देती हूँ। हमने बोला था ये पॉन्स, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के ये जो पीछे वाला पार्ट है जो बाहर निकल गया, एक्चुअल में ये बाहर होता नहीं है, ये जो पार्ट तुम देख रहे हो थर्ड वेंट्रिकल के पीछे वाला जो पार्ट है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि हम इसको बोलते हैं। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क, ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसके पीछे में ये स्थित होती है। कौन, पीनियल ग्लैंड। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब आइए आगे। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि पीनियल ग्लैंड ना हो तो शायद हम सो ही ना पाए, और हमें ये मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, स्लीप पील्स लेते हैं, इनको नींद नहीं आती है, कुछ ऐसे बोलते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उनका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, मेलेटोनिन। और ध्यान हो तो जब अपन ने नेत्र के बारे में बात करी थी, नेत्र का स्ट्रक्चर देखा था, तो वहां पर भी अपन ने मेलेटोनिन की बात करी थी, याद आ रहा है। रेटिना, जिसमें अपन ने रोड और पोन्स की बात करी थी, तो वहां पर हमने बात करी थी कि रेटिना जो है वो किस रिलेटेड है, हमारी स्लीप साइकिल से भी रिलेटेड है। क्यों है, अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, ये सिक्रीशन करेगी। मेलेटोनिन हार्मोन हमारे शरीर की दैनिक लय यानी 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। दैनिक लय यानी कि जो हमारा डेली रूटीन है उसमें ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। कैसे करती है, क्यों, देखो ये मेनली वर्क कैसे करती है, हम ये जो दैनिक लय बोलते हैं ना 24 आवर्स, इसको हम बोलते हैं सर्काडियन रिदम। इसको ये कंट्रोल करके रखती है। कौन, पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। आखिरकार ये निकलता कैसे है, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, पीनियल ग्रंथि के बारे में पता लग गया, मैं इसको हटा देती हूँ। डन। अब देखो ये आईज थी, रेटिना वाला पार्ट था। अब मैं रेटिना वाले पार्ट को खोल रही हूँ। अपन ने बताया था 3 लेयर्स थी। यहाँ पर अपने पास कौन थे, रोड्स थे और कॉन्स थे, याद आ गया, कॉन्स थे और थे। तो रेटिना पर, ठीक है, ये रेटिना पर जब लाइट गिरती है, तो रेटिना लाइट को ग्रहण करती है, रेटिना लाइट को ग्रहण करती है। तो बच्चों जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो डे में यानी कि दिन के समय में बहुत ही कम सिक्रीट होता है, बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होता है। क्यों होता है, देखो आपको क्या होता है कि जैसे लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो आप क्या करते हो, आपको नींद नहीं आती अच्छी, मतलब सुकून वाली नींद नहीं आती है, या हम कह सकते हैं कि हम अनईजी सा फील करते हैं। लेकिन यदि अपन दिन में भी कर्टेन्स वगैरह लगा दें और लाइट को ऑफ कर दें और एकदम मतलब हल्का हल्का डार्कनेस हो, तो उसमें हम दिन में भी सो सकते हैं। लेकिन तेज़ धूप के अंदर सोना नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जो रेटिना पर लाइट गिरती है, तो जितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा रेटिना, उतना ही जो मेलेटोनिन हार्मोन होगा वो डिक्रीज होगा। जितनी लाइट बढ़ेगी उतना मेलेटोनिन कम होगा। अब क्या होगा, डार्कनेस, जैसे जैसे रात हुई तो आपको पता है कि जो हमारे ये 3 थे ये अब ग्रहण नहीं करेंगे। अब कौन जागेगा, रोडोप्सिन जागेगा, है ना, रोडोप्सिन अपनी ड्यूटी देगा। रोडोप्सिन जागेगा तो क्या होगा, हमारी लाइट जो है अब ज़्यादा इंटेंसिटी से हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा इस केस में, मेलेटोनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, सिक्रीट होगा। और इसकी सिक्रीशन से क्या होगा मैम,
जब मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा बच्चों, जब हम सोएंगे तो क्या होगा, हमारा जो हाइपोथैलेमस है, एक मिनट बता देती हूँ, ये अपनी थर्ड वेंट्रिकल है, अभी हमने बात करी थर्ड वेंट्रिकल में हमारा ये हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस का डायग्राम हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, है ना, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बनाया था अपन ने, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ से रेटिना में इस तरीके से ब्रेन के अंदर, ये लो, सॉरी यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से अपने पास ब्रेन में क्या आ गया, हमारे पास मैसेज आ गया। मैसेज आ गया तो ये जो पार्ट होता है बच्चों, इस पार्ट को हम कहते हैं सुपराकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सुपराकाइस्मेटिक न्यूक्लियस हम इसको कहते हैं। जो हमारे हाइपोथैलेमस में ये पार्ट होगा जहां पर लाइट के जो लाइट के मैसेज जाएंगे कि लाइट आई है या नहीं आई है, तो यहाँ पर यानी कि SCN के अंदर मैसेज जाएगा, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस के अंदर मैसेज जाएगा, और यहाँ पर न्यूरॉन जो है वो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे हार्मोन का सिक्रीशन करो। तो हार्मोन कौन सा सिक्रीट होगा, हमारा मेलेटोनिन हार्मोन जो है सिक्रीट होगा। मेलेटोनिन जब सिक्रीट होगा रात में तो क्या होगा, जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। हमने बात करी थी कि जब आपने कभी देखा होगा डू यू नो सेशन में मेरा, तो आपको मैंने बताया था कि जब हम सोते हैं, है ना, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा लो होता है, ठीक है, हार्ट रेट उस समय कम रहती है। क्यों, क्योंकि हम कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं उस दौरान, हम बहुत अच्छे से मूड में सो रहे होते हैं, एकदम शांत वातावरण होता है, तो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, तो इसीलिए हार्ट रेट भी हमारा कम होता है। तो क्या हुआ, और इसी हार्ट रेट के कम होने की वजह से, टेम्परेचर के लो होने की वजह से हमें अच्छी नींद आती है। आ गई बात समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट लो, वापस से रिपीट कर रही हूँ। डन, स्क्रीनशॉट डन। आप ही सोचोगे कि मैम ने बनाया क्या जो स्क्रीनशॉट लें, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसी अजीब सी पिक्चर भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे जाती है, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा है, मेरी बातें सुनी है, तो आपको पता है कि ये लाइंस मैंने क्यों बनाई है, ये वाली चीज़ मैंने क्यों बनाई है, ये मैंने क्यों इंडिकेशन दिया है। तो आप इसको पेन डाउन करोगे कि मैंने क्या बनाया, ये मैंने क्या बनाया, क्योंकि ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय को कंप्लीट करता है। उदाहरण के लिए ये सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। यही बात हमने बोली है। कैसे करता है बता दिया। हमें जब सोना होगा, डार्कनेस होगी, रेटिना लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो मेलेटोनिन बढ़ेगा, लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो मेलेटोनिन कम हो जाएगा। हमें नींद कब आएगी कब नहीं आएगी ये चीज़ मैंने बता दी। टेम्परेचर कब लो होगा, हार्ट रेट कब लो होगी, जब ये चीज़ हमने देख ली। इनके सबके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी हेल्प करता है। वर्णकता जो पिगमेंटेशन होता है हमारी बॉडी में उसको भी हेल्प करता है। मासिक आत्रव चक्र उसमें भी हेल्प करता है। प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। देखो कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे। क्यों? देखो मेलेटोनिन क्या है, मेलेटोनिन ऐसा हार्मोन है जो हमारी हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूट्रस है उसमें ब्लड के फ्लो को भी बढ़ाता है। जब हमें पीरियड्स आते हैं, फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं तो आपको पता है ब्लड रिलीज़ होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। तो वो ब्लड क्यों फ्लो होता है? इसी मेलेटोनिन की वजह से। तो ये हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन को जो मासिक धर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको भी बनाए रखने या उसको मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है। इज़ दैट क्लियर? मेलेटोनिन समझ में आ गया। हमने यहाँ पर कुछ लिखा, एक तो सर्काडियन रिदम यानी कि दैनिक लय को, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, मैसेज जाएगा कि कब हमें मेलेटोनिन इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है। अब ये ओवरीज, ब्लड सेल्स, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पर ये मैंने क्यों लिखा है, ये बात मैंने इसलिए लिखी है बच्चों क्योंकि हमने देखना है यहाँ पर हमारे रिसेप्टर मौजूद हैं। क्या मौजूद है? रिसेप्टर मौजूद है। ये रिसेप्टर क्यों मौजूद है? क्योंकि यहाँ पर मेलेटोनिन हार्मोन का इफेक्ट होता है। मेलेटोनिन यहाँ जा करके जुड़ता है। देखो ओवरीज में जाएगा तो मासिक धर्म को बनाए रखेगा, ब्लड वेसल में जाएगा तो ब्लड फ्लो को करेगा,
इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा तो मेटाबॉलिज्म को बनाए रखेगा। तो यानी कि जब तक इनके पास रिसेप्टर होगा तभी तो वहाँ काम करेगा मेलेटोनिन हार्मोन, हाँ या ना। देखो हमने बोला था कि जब न्यूरॉन्स के द्वारा कोई आवेग आ रहा है तो जब तक यहाँ पर कोई रिसेप्टर नहीं है इस कोशिका के पास तो ये इस आवेग को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। ये बात हम ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सेम क्राइटेरिया इधर भी अप्लाई हो रहा है। जब अपने पास ओवरी में मेलेटोनिन हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ही बाइंड करेगा, हाँ है ना। इसी वजह से हमारी ओवरीज, ब्लड वेसल, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से अफेक्ट होती है। इज दैट क्लियर? तो हमें पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है मेलेटोनिन वो क्लियर हो गया। आगे चले, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो फीमेल जो हैं जो प्रेग्नेंट होती है उस दौरान बहुत ही एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। वहाँ पर यदि ये कम ज़्यादा हो जाए तो बहुत पैनिक हो जाता है मामला। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि में जो डिजीज़ हो रही है उसके बारे में भी हम इसी वाले पार्ट में चर्चा करेंगे। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी हुई होती है। तो अपन पहले थायराइड ग्रंथि के डायग्राम के बारे में देखें तो देखो थायराइड ग्रंथि ये हमारी क्या है, स्वरनली, लैरिंग्स है, लैरिंग्स होती है। लैरिंग्स के पास में हमारे क्या स्थित होती है, ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड जिसमें से थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। ये कैसा होता है, बाइलॉब्ड होता है। देखो एक लोब इधर, एक लोब इधर, दो लोब्स हो गई ना, एक लोब इधर होती है, एक लोब इधर होती है, तो 2 लोब्स हो गई। तो हम क्या बोलते हैं इसको, बाइलॉब्ड कहते हैं। इस्थिमस, इस्थिमस का मतलब क्या होता है, एक पतली सी लाइन या पतली सा एक कनेक्टिविटी लाइक दिस मान लो ये एक लोब है, ये एक लोब है और इसके बीच में एक कनेक्टिविटी करने के लिए, इन दोनों लोब्स को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी, एक लाइन है, एक टिश्यू है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इस्थिमस कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो जो ये बीच में लाइन होगी और इसके इधर एक लोब, एक इधर लोब होगी, तो इसको हम बोलते हैं इस्थिमस। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? तो ये दोनों हो गए थायराइड, और इसके जस्ट पीछे वाले की बात करेंगे तो वो पैराथायराइड होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम थायराइड पढ़ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थायराइड के अंदर का स्ट्रक्चर हम देखें, क्या देखेंगे, थायराइड का अंदर का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और इस बाइलोब्ड में क्या है, देखो ये फॉलिकल्स बने हुए, ये फॉलिकल्स तुम्हें दिखाई दे रहा है। फॉलिकल्स का मतलब होता है पुटिकाएं, ये थायराइड की पुटिकाएं होती है। थायराइड की ग्लैंड है, उसमें एक द्रव भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे हम उसको, स्ट्रोमा। यदि इसमें एक द्रव भरा हुआ है, एक लिक्विड पार्ट भरा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इस मैट्रिक्स में हमारी क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड हमारे आकार के होते हैं, जैसे क्यूब होते हैं ना, आइस क्यूब्स जिसको आप कहते हो, बर्फ के टुकड़े, आइस क्यूब्स जो होते हैं, वैसे ही ये क्यूबॉइडल फॉर्म में होती है और इसको हम बोलते हैं थायराइड पुटिकाएं। इसी में से हार्मोन बनता है जो T3 और T4 टेस्ट करवाते हैं अपन। प्रेगनेंसी के दौरान भी T3 T4 का टेस्ट होता है। किसी पर्सन का सडनली वेट बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए तो भी थायराइड टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा सूखता जाए तो भी थायराइड टेस्ट होता है। तो वो T3 और T4 का टेस्ट किया जाता है जो इन फॉलिकल में बनती हैं। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सी कोशिकाएं। सी कोशिकाएं जो होती है बच्चों, बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करती, कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करती है। तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो सी सेल्स जो क्या करती हैं, सी सेल्स हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करती है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कैल्शियम के हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये सी सेल्स करती हैं। आई बात समझ में? इस डायग्राम में कोई इशू नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर अपन आगे चलते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कह रही है। डन। अब देखो अब हमने बोला थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों में स्थित होती है। दो पालियों का मतलब होता है बाइलोब्ड, ये हमने बात कर ली। बाइलोब्ड, दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं। दोनों पालियों में संयोजी उत्तक, मैंने भी बताया
ये जो संयोजी उत्तक है जो दोनों लोब्स को जोड़ता है, मैंने कहा था एक टिश्यू होता है ना, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये संयोजी उत्तक को हम बोलते हैं इस्थमस, जो यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये रहा, इस्थमस से जुड़ी हुई होती है। ये बात क्लियर हो गई। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण उत्तकों की बनी हुई होती है, ये भी हमने बोला। ये रहा फॉलिकल्स, इनको अपन भरण उत्तक या जो हमारा फॉलिकल्स या पुटिकाएं कहते हैं। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। एक गुहा होती है, उसके घेरे में प्रेजेंट होती हैं वो पुटिकाएं। अब देखो एक मिनट, ये पुटक कोशिकाएं दो हार्मोन टेट्राआइडोथायरोनिसस अथवा थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन का संश्लेषण करती है। दो हार्मोन हमारे बनते हैं, एक होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, एक होता है टेट्राआइडोथायरोनिनस, ठीक है, यानी कि इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। कैसे कहते हैं अभी अपन बात करेंगे। अब देखो बेटा कैसे कैसे इसका संश्लेषण होता है वो मैं तुम्हें यहाँ समझाऊंगी, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। हमने बोला ये क्या है हमारी, ये क्या लिया हमने, ये हमने पुटिका ले ली, यहाँ लिख देती हूँ थायराइड पुटिका, फॉलिकल होता है। इस फॉलिकल के अंदर एक गुहा होती है बेटा, और इसी गुहा में हमारे थायराइड हार्मोन T3 और T4 का निर्माण भी होता है। इज दैट मीन क्या हुआ, इसका मतलब देखो जो ये पुटिका है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है ना, मतलब ये पुटिका में प्रोटीन ही है। पुटिका में क्या है, प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है बेसिकली अमीनो एसिड से ही बना होगा। प्रोटीन है तो क्या है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। कौन से अमीनो एसिड से बना हुआ है बेटा, ये टायरोसिन। किससे बना हुआ है, टायरोसिन। इसीलिए अपन देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये मान लो मैंने एक फॉलिकल बना लिया, यहाँ देखो है ना, यहाँ पर मैंने एक फॉलिकल बना लिया, इट इज विजिबल। यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर क्या होता है, अपने पास आयोडीन के लिए पंप होते हैं, ठीक है, आयोडीन के लिए पंप होते हैं। पंप तो तुम्हें पता है ना, तुम ये तो नहीं सोचे ऐसे पंप करने वाला ऐसा सिस्टम तो नहीं सोच रहे। ट्रांसपोर्ट में मैंने तुम्हें बताया पंप होता है, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पंप होते हैं हमारी बॉडी में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, जो एनर्जी के सपोर्ट में, एनर्जी की प्रेजेंस के अंदर क्या लेते हैं, आयोडीन लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो पुटिकाएं हैं, तभी तो अपन बोलते हैं कि थायराइड हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन की कमी से प्रॉब्लम आती है। आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पुटिकाएं जो होती है सबसे ज़्यादा आयोडीन को ग्रहण करती है। क्या करती है, सबसे ज़्यादा आयोडीन को ग्रहण करती है। मतलब पूरी बॉडी में जो आयोडीन आता है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। तो ये क्या करेगी, आयोडीन को आयोडीन पंप के द्वारा ये फॉलिकल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, खींच लेगी और इकट्ठा कर लेगी। लगभग 3 महीने का आयोडीन ये इकट्ठा कर सकती हैं। लगभग 3 महीने का आयोडीन जो है ये इकट्ठा कर सकती है। आ गई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलेंगे। ले ले स्क्रीनशॉट। आप देखो यहाँ पर हमने बोला कि जो आयोडीन है यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। लगभग 3 महीने तक के आयोडीन यहाँ पर अपन ने इकट्ठा कर लिया। अब क्या होगा, देखो बच्चों, हमने बोला कि अमीनो एसिड है तो टायरोसिन होगा, है ना। टायरोसिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं इसमें। अब क्या होगा, यदि एक आयोडीन होगा, बीच में क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर ऐसे ये जो जुड़े हुए हैं श्रृंखला, में कलर अलग ले लेती हूँ, ये लो, ये जो श्रृंखला जुड़ी हुई है यहाँ पर, ये देख रहे हो तुम, ये चीज जो देख रहे हो, ये क्या है हमारे, ये हमारे टायरोसिन है। क्या है, ये हमारे टायरोसिन है। ये टायरोसिन आयोडीन को बांध के रखते हैं, और जैसे जैसे आयोडीन काम में आता रहता है ये टायरोसिन विलुप्त भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि तुम एक ही आयोडीन की बात करो, देखो ये तो पुटिका है, पुटिका में आयोडीन अपन ने गुहा में इकट्ठा कर लिया। ये आयोडीन जब एक है तो इसको हम बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन। टायरोसिन के पास एक ही आयोडीन है तो उसको हम बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन। यदि 2 हैं, देखो 1 और 2, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा टायरोसिन। इस टायरोसिन के पास कितने आयोडीन है, एक आयोडीन ये है, एक आयोडीन ये है, 2 आयोडीन है।
तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाईआयोडोटायरोसिन, डाईआयोडोटायरोसिन बोलेंगे। यदि हमारे पास देखो 1 2 3, मैंने यहाँ लगाया निशान, ये देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 आयोडीन प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राईआयोडोटायरोसिन, यानी कि T3, क्या बोलेंगे, T3। और यदि ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आयोडीन प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे टेट्रा आयोडोटायरोसिन, यानी कि T4, जिसकी हमें जांच करवाते हैं हम T3 और T4, जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में। यदि थायराइड हार्मोन को देखना होता है तो T3 और T4 टेस्ट करते हैं, उसमें आपकी रेंज आती है, हाँ या ना, वो यही होता है T3 और T4, कितना आयोडीन प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है, वो चीज़, ये चीज़ क्लियर हो गई। टेट्रा और ट्राईआयोडोटायरोसिन कैसे बनता है, ये चीजें समझ में आ गई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो आगे अपन चले, ये हो गया था अपना, ये हो गया था अपना, ये हो गया था, ये अभी अपन देखेंगे बाद में। तो याद रखना है ट्राईआयोडोथायरोनिन, इनके नाम याद रखने, और टेट्रा आयोडोथायरोनिनस यानी कि थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को पूछ लेते हैं कौन होता है, T4 इज ए थायरोक्सिन। इज दैट क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो आगे चलो, थायराइड हार्मोन के सामान्य दर के से संश्लेषण को आयोडीन आवश्यक है। अभी हमने बोला थायराइड हार्मोन कब बनेगा, जब हमारे पास आयोडीन होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि यदि तुम्हें मतलब वो गलकंड रोग ना हो, या जो आंखें हैं, कभी तुमने देखा होगा आंखें बाहर निकल जाती है, पेट अजीब सा बाहर निकल जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ये चीज़ें लटक जाती है, ऐसे हाथ पैर मोटे फूल जाते हैं, या फिर कभी एकदम पतले से हो जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर आयोडीन का कंजप्शन नहीं लेते हैं हम लोग। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवथायरॉयडिता यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या बोलेंगे, अवथायरॉयडिता को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, जब आयोडीन की कमी हो जाए, वैसे इनडायरेक्टली तो वही बात बोली है मैंने, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो अवथायरॉयडिता यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, और थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो ज्यादा है, मैं यहां लिख देती हूं, आयोडीन ज्यादा है तो हाइपर थायरॉयडिज्म होगा, ठीक है। और यदि आयोडीन कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है जिसे हम सिंपल गॉइटर कहते हैं। जैसे कुछ लोगों का आपने देखा होगा, पहले बहुत हमने मतलब न्यूज़पेपर में भी आता है, डॉक्टर बहुत एपिडेमिक सिचुएशन होती थी कि ये जो गॉइटर है ये ऑलमोस्ट पाया जाता था लोगों में, क्योंकि आयोडीन बहुत कम खाते थे लोग, बहुत कम कंजप्शन करते थे, तो यहाँ पर ये फूल जाती थी, है ना, अजीब सी तरीके से बाहर निकल आती थी। इसको हम गॉइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गॉइटर या फिर गलकंड। आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, आगे चले। अब देखो, गर्भावस्था के समय अवथायरॉयडिता के कारण यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, देखो जितना अपन बोलने का प्रयास करेंगे ना चीज़ों को, उतनी अच्छी तरह से चीज़ें आएंगी। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। क्या होता है कि जब गर्भावस्था या गर्भ धारण करती है कोई महिला, तो उसमें थायराइड का टेस्ट जरूर कराया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो मतलब जो भी किसी फीमेल जो गर्भ धारण किए हुए है या जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसके अंदर उसके वॉम में एक छोटा बेबी है ना, उस छोटे बेबी में कोई विकृति ना आ जाए, है ना, मंद बुद्धि हो सकता है, वो उसकी ग्रोथ खराब हो सकती है, वो मतलब सेंस नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं। तो बेटर है ना कि थायराइड को हम पहले से ही पता लगा लें। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे डॉक्टर ने या वैज्ञानिकों ने या हमारे इंजीनियर्स ने हमारे लिए दी है, बहुत सारे टेक्निक्स दी है, तो हम इसको यूटिलाइज करके आज लाइफ में डिटेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरह के डिजीजेज, और उनको क्योर भी कर सकते हैं। तो इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि, जिसकी हम क्रिटेनिज्म भी
कहते हैं। देखो बच्चों, क्रिटेनिज्म का पिक्चर आप अभी मैं लगा नहीं पाई, आप यदि अपने मोबाइल पे क्रिटेनिज्म करके ढूंढोगे, उसकी इमेज देखना, उसमें बच्चों की जो हाइट है, ग्रोथ है, वो बहुत कम है, पेट अजीब सा निकला होता है, आंखें बाहर से निकली होती है, जिसको ग्रेव डिजीज भी कहते हैं। ये अलग है क्रिटेनिज्म, ग्रेवस डिजीज अलग है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आयोडीन की कमी और अधिकता से अलग अलग बीमारियां हो जाती, ठीक है। वामनता, मन बुद्धि, ब्रेन प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है, त्वचा असामान्यता, स्किन के डिसऑर्डर हो जाते हैं, मुख बधिरता, सुनाई और देखना या बोलना बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कब होती है? जब किसी गर्भस्थ महिला के शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए। यानी कि आपसे पूछा जाए कि एक बच्चे में क्रिटेनिज्म है, किसकी वजह से, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हमारे आयोडीन की कमी हुई है, आयोडीन की अधिकता नहीं हुई है। तो हमें ध्यान रखना है कौन सी डिजीज किसकी वजह से हो रही है। वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉयडिता यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। आपको पता है यदि कि किसी भी फीमेल के हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से यदि उसका मासिक धर्म या फिर मासिक चक्र या आर्तव चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाए, उसकी वजह से वो इन फ्यूचर मदर नहीं बन पाती हैं। क्यों? यदि मासिक धर्म प्रॉपर नहीं आता है तो सीधी सी बात है, आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है मेरे से, है ना, तो उस समय क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। कितनी बुरी बात है। तो आयोडीन हमें प्रॉपर लेना है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। देखो हर लाइन में आप एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी है, उसमें एक एक लाइन का अपना एक मीनिंग है, एक एक लाइन में हर चीज बताई गई है। अब देखो हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पे खत्म हो गया है। अब अपना यहाँ से जो चल रहा है वो चल रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म। ये अपना खत्म हो गया है यहाँ पे, ये मैंने टर्म लिखी है ऑलरेडी। यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म, एक मैंने डिजीज लिखी है माइक्सोडीमा, मिक्सोडीमा भी कहते हैं इसको, ठीक है, मिक्सोडीमा भी कहते हैं, माइक्सोडीमा भी कहते हैं, इसको गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। गर्ल्स डिजीज यानी गर्ल वाला ही समझ लो, स्त्रियों में जहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर मासिक धर्म के टाइम पर प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको मिक्सोडीमा, माइक्सोडीमा या फिर गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? फिर हमने बोला यहाँ तक अपना हाइपोथायरॉयडिज्म खत्म हो गया। क्या शुरू हो गया है? हाइपरथायरॉयडिज्म। कब होगा? जब किसी न किसी रीजन से थायराइड हार्मोन अधिक संश्लेषित हो, हाँ या ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैंसर हो, यदि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो तो वो क्यों होगा? क्योंकि हमारा थायराइड का संश्लेषण या थायराइड हार्मोन का संश्लेषण ज़्यादा हो रहा है, या हम कह सकते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म ज़्यादा हो रहा है या हो रही है कंडीशन, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या? डन, यहाँ तक डन। अब आगे चलते हैं। इस स्थिति में थायराइड अतिक्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिक्रियता, यानी कि एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। जो शरीर के कार्यकी को पर प्रतिकूल प्रभाव डालती, कैसा प्रभाव डालती है? प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचय दर के नियमन में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो थायराइड हार्मोन है वो कैसे निभाते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस है, उससे हमारा हार्मोन रिलीज हुआ। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके बोलेगा कि TSH को करो भाई, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, हाँ या ना। ये ग्लैंड पे काम करेगा तो क्या होगा? हमारा ATP ज्यादा इंक्रीज होगा, हाँ या ना। ATP ज्यादा इंक्रीज होगा, एनर्जी मिलेगी। ये तरीका जो है तो ये क्या करेगा? हमारे जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो कार्यकी है, उसमें भी थायराइड हार्मोन हमें हेल्प करता है।
लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी ये सहायता करते हैं, तभी तो कहते हैं ना मासिक चक्र जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड सेल्स को ये यदि कम हो जाए आयोडीन, तो ब्लड सेल्स जो है उसके निर्माण में ये उसके संश्लेषण में हेल्प नहीं कर पाएंगे, हाँ है ना। तो प्रॉपर करने की वजह से मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो थायराइड हार्मोन है ये ब्लड वेसल्स को बनाने में या ब्लड को बनाने में भी हेल्प करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। क्यों? आपको पता है हमें कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमें, आपको पता है ग्लाइकोजन हमारे लीवर में इकट्ठा रहता है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही होती है और हमारे पास एटीपी नहीं होता है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर लेते हैं अपन, ग्लाइकोजन को तोड़ लेते हैं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे पुराने चैप्टर्स में से। यदि जिसने मेरे पुराने चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो वो ये चीज़ ईजीली कनेक्ट कर पा रहा होगा राइट नाउ कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये हमारे जो लीवर है उसमें ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है। ग्लाइकोजन तब टूटता है जब हमें ज़्यादा एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। एटीपी टूटता है तो ग्लूकोज और हमारा एटीपी बना लेता है, हाँ या ना। उसको हम बोलते हैं लाइसिस करना, है ना। ये क्या कर रहा है? विखंडन करना। और हमें बोलना है प्रोटीन और वसा, प्रोटीन का निर्माण करना यानी प्रोटियोजेनेसिस। लिपिड से हमें एनर्जी का निर्माण करना है, लिपिड से हमें एनर्जी का निर्माण करना है, तो यहाँ पर भी हमें जेनेसिस करना पड़ेगा, है ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नई चीज़ का निर्माण करना पड़ेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब लिपिड से हम एनर्जी बना रहे हैं, बेटा सुन लो, लिपिड से जब हम एनर्जी बना रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रोटीन से हम एनर्जी बना रहे हैं तो प्रोटोनियोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में यहाँ पर कि थायराइड हार्मोन कैसे हेल्प कर रहा है। आगे देखो, जल व विद्युत अपघट्यों के नियमन में भी हार्मोन बहुत इफेक्ट डालता है इन चीज़ों पे। थायराइड ग्रंथि के एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन इंपॉर्टेंट है बहुत। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में कैल्शियम का नियमन करता है बेटा। थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम की रेंज को, मात्रा का नियमन करता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। यही बात मैंने बोली है। एक्सोथैल्मिक गॉइटर, अच्छा भी आएगा, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेत्रोसेधी गलकंड यानी कि एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, आपकी आंख एकदम गोल और ये जो अंदर का जो ये अपना भाग है ये बाहर की तरफ आ जाता है। देखा कुछ लोगों की आंखें ऐसे एकदम बाहर निकली हुई होती है, उनको ये जो बीमारी है, कौन सा? नेत्रोसेधी गलकंड, जो बहुत ज़्यादा आयोडीन की मात्रा या थायराइड हार्मोन के अधिक संश्लेषण के कारण हो जाता है, ठीक है। याद रखिए कि ये जो टर्म्स है ये ऐसे ही नहीं दे रखी है। बीमारी क्यों हो रही है, कमी अधिकता से, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों के बाहर की ओर उभर आना। आ गई बात समझ में? जो ये नेत्रोसेधी गलगंड हो रहा है वो क्यों हो रहा है? थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो रही है जिसकी वजह से नेत्र के गोलक बाहर निकल के आ जाते हैं। आधारी उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है, मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बढ़ जाती है। इससे बाहर का ह्रास, आपने देखा है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, वो इसी वजह से होता है और इसे हम ग्रेव्स रोग भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। याद रखिएगा ग्रेव्स डिजीज क्यों होती है? जब हमारे थायराइड हार्मोन की संश्लेषण बहुत ज़्यादा हो जाती है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड हमारा फिनिश हो गया, अब अपन क्या चल रहे हैं? पीछे की तरफ, यानी कि जो हमारी स्वर्ण नली है जहाँ पे थायराइड है उसका पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? पैराथायराइड कहलाएगा। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि की पक्ष सतह पर स्थित होती है। 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती है, याद रखिएगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर प्रत्येक में 1 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो ये स्थिमस, ये 1 लोब, ये 2nd लोब। वैसे ये चने का आकार लग रहा है, मैं वो नहीं देखना अब, ठीक है। ये स्थिमस, ये मतलब यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो 1 2 3 4 पैराथायराइड ग्रंथि समझ में आ गई, पीछे की तरफ है। पैराथायराइड हार्मोन PTH, पैराथायराइड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। पैराथायराइड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। और ये देखो, सॉरी, 1 2 3 4 आ गई, दोनों पालियों में है अपने पास प्रेजेंट।
PTH पैराथ हार्मोन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। पैराथ हार्मोन PTH पैराथ हार्मोन का स्राव रक्त के साथ परिसंचित होकर के कैल्शियम आयन द्वारा नियमित होता है। हमने बात करी थी कैल्सिटोनिन की, याद आ रहा है? ये देखो, आ जाओ, थायरोकैल्सिटोनिन TCT की बात करी थी अभी। हमने क्या बोला था? सी सेल्स प्रेजेंट होती है, देखो आ जाओ। यहाँ पर तुम्हें पता है मैंने बोला था कुछ सी सेल्स प्रेडी होती है, ये सी सेल्स क्या करती है? कैल्शियम की मात्रा को हमारे ब्लड में बनाए रखती है, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। PTH अस्थियों पर कार्य कर अस्थि के अवशोषण, विघटन और विखंडन, ठीक है, प्रक्रम में सहायता करता है। PTH वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम के पुनरावशोषण, जो किडनी है, किडनी में तुम्हें याद हो जब मैंने पढ़ाया था तो हमने क्या देखा था? वहां पर कैल्शियम का पुनरावशोषण होता था जब निस्पंदन वाली क्रिया होती थी, और पचित भोजन में कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। आई बात समझ में? PTH एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन, हाइपर कैल्मिक हार्मोन, ये याद रखिए, हाइपर कैल्मिक हार्मोन है क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। याद रखने वाली बात है, नीट में क्वेश्चन आता है। ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, यानी कि TCT के साथ मिलकर के ये किसको बढ़ाते हैं? कैल्शियम के। और किसके द्वारा होता है? C सेल के द्वारा होता है। TCT के साथ मिलकर ये शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से बच्चों आज 22वें अध्याय के चौथे भाग में हमने पीनियल ग्लैंड पढ़ा, थायराइड पढ़ा, पैराथायराइड पढ़ा, किस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, कैसे हार्मोन का संश्लेषण होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, किस तरह की डिजीज़ होती है, कहाँ कहाँ इनका लोकेशन होता है, कौन सी सेल्स कौन सी पुटिकाएं इसमें हेल्प करती है। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उनको सॉल्व आउट करूँ। फिर मिलेंगे अपन जल्दी ही, जब तक धन्यवाद।